इस लेक्चर इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं आईएएस के बारे में। ये वो आईएएस नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये हमारे कॉमर्स का आईएएस है, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े, वैसे ही हम अब पढ़ने वाले हैं इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसकी शुरुआत की गई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा। उनका एक काउंसिल बना गया है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और इसकी शुरुआत हुई 21 अप्रैल 1977 में, ताकि हमें एक रिकॉग्नाइजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिले, यानी ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको पूरे देश भर में हम अप्लाई कर सके। अब ये एएसबी ने क्या किया है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उन्होंने बहुत सारे लॉज लेकर आए, ठीक है, उसको कस्टमाइज किया, बहुत सारे लॉज को उन्होंने यूजेज में लाया। बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए इंडिया में। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि अकाउंट जो है हम प्रिपेयर करते हैं इंडिया में, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया में, लेकिन वो सिर्फ इंडिया के लिए सीमित नहीं होता, वो पूरे वर्ल्ड में जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो कंपनी है इंडिया में, उसके लिए इन्वेस्टर्स पूरे वर्ल्ड से आते हैं। कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। इसलिए ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज जो इंटरनेशनल आईएफआरएस है, उसे ध्यान में रखते हुए इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जेंस है, जहाँ पे हम लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो बोला जाता है, वो बेसिकली एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन उसको बस नाम दिया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब आईएफआरएस को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडिया का जो इकोनॉमी है, हमारे इंडिया का जो फिनांस है, हमारे इंडिया का जो ट्रेडिशनल मेथड है अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करने का, या फिर हमारा जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है या अकाउंटिंग पॉलिसीज है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफाई कर लिया है। अब कंपनीज को वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो रूल्स है वो फॉलो करने की ज़रूरत है। ऐसे करने से क्या होगा, हमने देखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो पिछला वीडियो है उसमें यूनिफॉर्मिटी और सिमिलैरिटी होनी चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। इसलिए जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, पूरे इंडिया में जो भी अकाउंट्स बनाते हैं उनके लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं किसी एक ट्रांजैक्शन को मेरे हिसाब से उसे कन्वर्ट करके उसे एक्सपेंस दिखाऊंगा, जबकि वो मेरे लिए इनकम है, या फिर मुझे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैंने कुछ अकाउंटिंग सिस्टम में या कैलकुलेशंस में ऊपर नीचे कुछ कर दिया एंड लॉस दिखाया, जबकि मेरे अकाउंट में प्रॉफिटेबल अमाउंट पड़ा है, ठीक है, बट ऑन रिकॉर्ड इट इज़ अ लॉस जो शायद मुझे किसी को देना होगा या किसी कंपनी को कहीं ना कहीं पे करना होगा, राइट। लेकिन हम हमारे हिसाब से नहीं बना सकते बहुत सारी चीज़ें। क्यों? बिकॉज जब आप बिजनेस करते हो तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है हमने अब इंडिया में बनाए, ताकि हमारे जो बिजनेस एंटिटीज़ है वो अगर इंडिया से माइग्रेट हो जाते हैं या फॉरेन से यहाँ इंडिया में आते हैं, तो इनको दोनों चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो आईएफआरएस और दूसरी इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। अब ये माइग्रेशन किसका हो रहा है? बिजनेस का हो रहा है, नॉट ऑफ एनी इंडिविजुअल, ठीक है। तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बनाया है, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है इशू किए हैं, और उनमें से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है हमारे, कैसे हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट को, वो एक फॉर्म होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट का, और नॉर्मली वो एक जगह में आपको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। और ये किसके लिए अप्लाई होता है? 1/4/1991 फॉर कंपनीज एंड 1/4/1993 फॉर अदर्स, ठीक है। ये इस वक्त से एप्लीकेबल है, 1/4/1991 से लेके फॉर कंपनीज और 1/4/1993 से लेके फॉर अदर्स। कंपनीज मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो बहुत एक सर्टन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं उसके लिए, और जो छोटे मोटे लोग हैं जो सिर्फ लोन एंड ऑल के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए वो अदर्स के लिए डेट्स दिया गया है। सेकेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब ये जो इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्री का मतलब क्या है? इन्वेंट्रीज का मतलब है जो हमारे पास स्टॉक्स है,
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड इन्वेंट्रीज इन जनरल शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल कॉस्ट। तो जो इन्वेंट्रीज है हमारा, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है। तो जो मार्केट प्राइस है, अगर समझो आपने 25 में खरीदा है, दूसरे दिन या उसके पहले कुछ कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो वैल्यूएशन उसका लोअर होना चाहिए हिस्टोरिकल कॉस्ट में। तो इतिहास में जो कॉस्ट है या फिर उसका जो नेट रियलाइजेबल कॉस्ट है, जो हम सेल आउट करते हैं तभी जो कॉस्ट आती है, इन दोनों में से एक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई मशीनरी परचेज की जिसका प्राइस है 10 लाख रुपया, लेकिन उस मशीनरी को हमने 1 साल बाद बेच दिया और हमें उसका रिटर्न्स जो है वो मिला 9 लाख रुपया। सो वो इन्वेंट्री का जो नेट रियलाइजेबल कॉस्ट होगा, अगर हम सेल आउट करने जाएंगे मार्केट में, तो उसका प्राइस क्या होगा, 9 लाख होगा। तो अब हम उसका जो कॉस्ट है वो 9 लाख रुपया लिखेंगे, नॉट 10 लाख रुपीज। ठीक है। सो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है या जो नेट रियलाइजेबल कॉस्ट है, उसका लोवेस्ट वैल्यू हमें लेना है। देन थर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, जो प्रिपेयर किया जाता है, जो प्रेजेंट किया जाता है, वो एक सर्टेन पीरियड के लिए हमें बनाना है। एक स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनाना है फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, जहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस दोनों को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। यहाँ पे हम लोग किसी भी फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकालते हैं, किसी भी एसेट का, चाहे वो फिक्स्ड हो करंट हो, उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालते हैं और वो एलोकेट किया जाता है सिस्टमैटिकली उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग सेक्शन में। जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने सेपरेटली बनाया, तो वहाँ पे अगर डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो उतना अमाउंट उस अकाउंट में चला जाना चाहिए, और ये हर साल हमें पीरियडिकली करना है, जब तक वो एसेट का लाइफ आपके साथ है या एसेट आपके साथ है। एक बार उसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया और उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू अब बहुत आगे निकल गया, या फिर उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे ज़्यादा डेप्रिसिएशन निकल गया, दैट मीन्स उसका जो वर्किंग कैपेसिटी है वो पर्टिकुलर मशीनरी का या एसेट्स का, वो अभी आपको स्क्रैप में जाना है या भेजना पड़ेगा। अदरवाइज आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट अब बढ़ता जाएगा। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये जो अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये स्टैंडर्ड बताता है कि कितना अमाउंट आपने रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए निकाला है, कितना कॉस्ट आपने उसके लिए चार्ज किया है। ठीक है। अब वो एक्सपेंसेस होगा आपके कंपनी के लिए, जो एक पर्टिकुलर पीरियड में आपको दिखाना है, विच दे आर एक्चुअली इनकर्ड। मतलब आपने किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, किसी सर्विसेज को डेवलप करने के लिए कौन से रिसर्च किए, क्या डेवलपमेंट्स किए, उसके लिए कितना कॉस्ट है, ये कॉस्ट आपको एज एन एक्सपेंसेस दिखाना है। ठीक है। और वो 1 साल का एक्सपेंसेस उसी साल में दिखाएंगे, आप पूरे पिछले 3-4 साल का एक्सपेंसेस ऐड करके नहीं दिखा सकते हो। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन बताता है, ये स्टैंडर्ड बताता है कि जो आपका जो बेसिस है रिकॉग्निशन का, वो आपको देखना है कि रेवेन्यू आइटम जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। ठीक है। सो रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एन एंटरप्राइज। तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि आपका जो रेवेन्यू है या जो रेवेन्यू आइटम है, वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एंटरप्राइजेस के प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये कंडीशन भी ले डाउन करता है कि जो रेवेन्यूज आपने रिकॉग्नाइज किया है, वो अलग अलग ट्रांजैक्शन से आपको दिखाना है आपके एंटरप्राइजेस या बिजनेस में। सो सिंपली इनका कहना है कि आपको आपके रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज करने हैं, आपको पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि जो कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट है वो कंप्राइज होना चाहिए उसके ओरिजिनल कॉस्ट से, और कोई भी एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वो एसेट को लेकर आने में या उसके वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, वो भी उसमें दिखाना बहुत ज़रूरी है। अभी एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या है, जब कोई एसेट्स को आपको लेकर आना है, उसे कोई असेंबल कर रहा है, या जो अलग अलग कॉस्टिंग उसके लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग उसके लगते हैं, ये सारे कॉस्टिंग जो है आपको कंप्राइज करके उसके ओरिजिनल कॉस्ट में दिखाना है। फिक्स्ड एसेट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन डिस्पोजल और व्हेन नो फर्दर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर यूज। तो अगर आपका कोई फिक्स्ड एसेट है जिसको आप यूज नहीं कर रहे हो या फिर जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है आपके बिजनेस में, उसे आपको अपने अकाउंट से निकाल देना चाहिए।
या फिर अगर आपने उसको डिस्पोज किया है या फिर आपने उसको स्क्रैप में बेच दिया है या सेल आउट कर दिया है, तो वो आपके फाइनेंशियल अकाउंट से एलिमिनेट हो जाएगा, आपके अकाउंट में दिखेगा नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 12 बताता है कि अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को या कंपनीज को गवर्नमेंट के ग्रांट्स मिलते हैं जो हमें रिकॉग्नाइज करने चाहिए। ठीक है, अब ये एश्योरेंस देता है एंटरप्राइजेस को कि आपका जो बिजनेस है, जो कंडीशन है, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के हिसाब से आपको गवर्नमेंट के जो ग्रांट्स है, गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स है, मॉनेटरी बेनिफिट्स, वो आपको अकाउंटिंग्स में या आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में प्रॉपरली दिखाने हैं एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये बताता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। कोई भी आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो आपको डिस्क्लोज करना है करंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा। अब करंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी आपको अलग अलग से दिखाना है। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट कोई हो रहा है तो वो कैरी होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एट द लोवेस्ट कॉस्ट और फेयर वैल्यू। ठीक है, जो मार्केट का लोवेस्ट कॉस्ट है या जो फिर उसका फेयर वैल्यू है, उसके थ्रू हमें दिखाना है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलवेज कैरी होगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो या तो वो लोअर कॉस्ट में जाएगा या फिर वो फेयर वैल्यू उसका बनेगा। अगर लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो ऑलवेज हमें रिकॉर्ड करना है कॉस्ट प्राइस पे। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 फॉर टैक्सेस इनकम। सो अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टैक्स एक्सपेंसेस जो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है तो उसमें करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स हमें दिखाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है पिछले साल का टैक्स आपका पेंडिंग हो या थोड़ा सा अमाउंट आपको पे करना है, तो वो आपको इंक्लूड करना है ताकि आपका जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है वो उस पर्टिकुलर पीरियड का आपको दिखाई दे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो में हमने जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े, गिने चुने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अगर आपको वो अच्छे लगे, अच्छे से समझे, तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अगर पुराने हो, रेगुलरली वीडियोस देखते हो, तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि नॉलेज आगे बढ़ते जाए और आप अपने एकेडमिक्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स और अच्छे से अच्छे नॉलेज को गेन करते जाए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।